जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल SM क्लासेस में। और यहां पर हम लोग 12th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं इसका डेरिवेशन देखकर। तो इसके डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। आप एक बार बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको भी क्लियर कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ABC एक प्रिज्म ले रखा है और PQ एक आपतित प्रकाश किरण ले रखी है। आपतित प्रकाश किरण मतलब प्रिज्म पर पड़ने वाली प्रकाश किरण, उसको क्या कह दिया हमने? आपतित प्रकाश किरण। तो PQ एक आपतित प्रकाश किरण है और वो तल AB पर आपतित हो रही है। तो जैसे ही ये PQ प्रकाश किरण इस बिंदु पर आपतित होगी तो ये बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। अब हम क्या करेंगे, इस आपतन बिंदु पर खींच ले एक अभिलंब। क्या खींच ले? एक अभिलंब खींच ले। हम जानते हैं कि अभिलंब तल के सदैव लंबवत होता है, यानी यहाँ पर अभिलंब जो है जिसको अभी हमने कोई नाम नहीं दिया है, ये AB के लंबवत होगा। इसका मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा? 90 अंश होगा। एक चीज और हम जानते हैं कि कोई भी आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कोण I बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं कोण I। तो ये वाला हो गया हमारा कोण I और इधर वाला हो गया कोण 90 अंश का। अभी हमने आपको ये बताया है कि ये 90 अंश का है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो कोण हो रहा है ये कितने अंश का हो रहा है? 90 अंश का हो रहा है। अभी हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको और भी लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हमने क्या किया, इसको अभी फिलहाल मिटा दिया। और उसके बाद फिर देखिए क्या होगा। ये आपतित प्रकाश किरण जैसे PQ जैसे ही तल पे पड़ी तो अब क्या हुआ, देखिए बाहर है विरल माध्यम, बाहर वायु होगी या निर्वात होगा, अंदर क्या है? सघन माध्यम। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस केस में क्या होगा, ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी मतलब वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। जाना तो इसको ऊपर चाहिए था भाई, ये इस सीध में जा रही थी। अगर आप स्केल लें तो देखें तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, परंतु ये ऐसे ना जाके अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। तो अब मान लेंगे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो PQ अब जब आगे बढ़ेगी तो हो जाएगी QR। क्या हो जाएगी? QR। और अब ये कहाँ पर इसको टच कर रही है? बिंदु R पे टच कर रही है। अब जैसे ही ये प्रकाश किरण बिंदु R पे पहुँचती है तो हमको अब दूसरा तल मिल गया। और अब हम देख रहे हैं कि लाइट अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, क्योंकि अब प्रकाश किरण कहाँ है? प्रिज्म के अंदर, और प्रिज्म के अंदर कांच है, यानी ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और अब लाइट निकलेगी कहाँ पर? बाहर, मतलब विरल माध्यम में। तो हम जानते हैं कि जैसे ही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब बना ले। अभी यहाँ पर कोई अभिलंब नहीं है, तो अभिलंब कहाँ होता है? अभिलंब होता है सदैव तल के लंबवत। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं और मान लेते हैं ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हमने क्या कहा? ये बिंदु O है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बिंदु कौन सा हो गया? बिंदु O हो गया। और अब अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं, ये जो अभिलंब हमने खींचा है ये ARO, ये भी कितने अंश का कोण बनाएगा? ये भी 90 अंश का ही कोण बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ है? ये भी AC पर लंबवत है। अभिलंब सदैव तल पर लंबवत ही होता है। अब चलते हैं आगे और इसको धीरे धीरे हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर दें उसके बाद इसमें और जो लाइंस आने वाली हैं उनको ड्रा करें ताकि दिक्कत ना हो। तो लिखिए, चित्र में क्या लिखेंगे? चित्र में AQOR, चित्र में AQOR एक
चक्रीय चतुर्भुज है। हमने क्या देखा, AQOR क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है, हम जानते हैं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 अंश होता है। तो ये चीज जैसे ही हमको पता चली तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिख लेंगे, कोण AQO, यानी हम इस कोण पे बात करेंगे AQO। तो लिखेंगे अतः कोण AQO प्लस AQO हो गया, मतलब ये वाला कोण हो गया। अब QOR प्लस कोण QOR प्लस, अब इसके बाद कौन सा हो गया ORA, कोण ORA और प्लस कोण RAQ, कौन सा हो जाएगा, कोण RAQ। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 अंश के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 अंश के बराबर हो जाएगा। देखिए अब इसमें AQO किसकी बात की हमने, AQO देखिए ये वाला कोण है और ये कोण कितना है, 90 अंश का। ये कोण कितना है, 90 अंश का। क्यों, क्योंकि ये तल पर अभिलंब के साथ बना हुआ कोण है। तो ये कितना हो गया, 90 अंश प्लस QOR पता ही नहीं, छोड़ो, कोण QOR नहीं पता, उसको छोड़ दीजिए, प्लस ORA, ये कोण भी कितना होगा, 90 अंश होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तल के साथ अभिलंब बना रहा है, ठीक है ना। ये इस तल के साथ ये अभिलंब ही तो जो कोण बना रहा है वही तो है ORA। और कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण RAQ, कौन सा कोण, RAQ, और ये कितना है, ये है कोण A। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोण A, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 अंश के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो गया, 360 अंश के बराबर। तो देखिए 90 90 180, यहाँ पर कितना हो गया, 180 अंश प्लस कोण QOR और प्लस कोण A बराबर कितना हो गया, 360 हो गया। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा, कोण QOR प्लस कोण A बराबर 360 माइनस, ये बराबर के इधर आएगा माइनस, कितना हो जाएगा, 180 अंश। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कोण QOR प्लस कोण A अब बराबर कितना हो जाएगा, 360 से 180 घट गया, कितना आएगा, 180 अंश। और इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक हमने इसको बहुत आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए हमारा ये जो कोण है, ये कोण है R1, मान लीजिए ये कोण क्या है, R1, और ये वाला कोण क्या है, R2। तो हमने मान लिया ये कोण R1 हो गया और ये कोण R2 हो गया। और अब हम देखें चित्र के अनुसार, क्या देखेंगे, चित्र के अनुसार त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज है, QOR। चित्र के अनुसार त्रिभुज
QOR में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। कितना होगा? 180 अंश। वैसे भी हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा है। पहला हमारा है RQO। तो लिखेंगे अतः कोण RQO प्लस दूसरा कोण कौन सा हो जाएगा? QOR। दूसरा कौन सा हो गया? कोण QOR प्लस तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा? ORQ। तीसरा कौन सा हो गया? ORQ। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। हमको जो पता है उसको लिख लेते हैं। जैसे RQO ये कितना है? ये है R1 प्लस QOR हमको नहीं पता है। जो नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए। कोण QOR और प्लस ORQ ये कितना है? ये है R2। कितना है? R2। तो यहाँ क्या लिख देंगे? R2। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश के। किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश के। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लें। R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR बराबर 180 अंश हो जाएगा। अगर हम केवल कोण QOR निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस, ये दोनों उधर जा रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अगर अलग अलग उधर जाते तो दोनों माइनस के हो जाते। लेकिन हुआ क्या कि ये ब्रैकेट का पूरा सेट इधर माइनस में आया है तो अंदर माइनस नहीं हुआ है। अगर हम ब्रैकेट खोल देंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, लेकिन हमने ब्रैकेट नहीं खोला है इसलिए सिर्फ एक माइनस लगाया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसको हमने क्या मान लिया? समीकरण 2। अब देखिए एक चीज, समीकरण 2 से जो QOR का मान हमको मिला है वो कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से प्राप्त कोण QOR का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 1 देखिए क्या है? QOR। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है कोण QOR प्लस कोण A बराबर 180 अंश। ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए इसमें हम करने वाले हैं ये कि QOR बराबर कितना रखेंगे? 180 माइनस R1 प्लस R2। तो QOR की जगह क्या रख देंगे हम? इसकी जगह रख देंगे 180 माइनस R1 प्लस R2। ये रख दिया हमने इसकी जगह पर, प्लस कोण A बराबर 180 अंश। ये हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके बाद होगा ये कि कोण A निकालेंगे तो ये दोनों चीज़ें बराबर के इधर आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 180। और ये पूरा सेट जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस ये 180 और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस R1 प्लस R2। तो कोण A बराबर कितना हो गया? ये और ये कट जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है तो बचेगा R1 प्लस
R2। तो यहाँ पर कोण A बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2, और इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर आपने क्या मान लिया, समीकरण 3। इसको क्या मान लिया, समीकरण 3। मैंने बताया कि कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट करिए, हम उसको बताएंगे कि कहाँ पर क्या कैसे हुआ है। अब चलते हैं आगे। अभी देखिए ये चित्र कुछ आधा अधूरा है। अब इस चित्र को जब हम और डिटेल में देखेंगे तो अब हम क्या देखेंगे कि ये प्रकाश किरण जो है, जो QR प्रकाश किरण है, जब ये इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे आएगी इस तरीके से। तो ये R था, इसको हमने मान लिया S। इसको क्या मान लिया, S मान लिया। तो RS जो है ये कौन सी प्रकाश किरण है, निर्गत प्रकाश किरण है। कौन सी प्रकाश किरण है, निर्गत प्रकाश किरण है। तो R से प्रकाश किरण जब बाहर निकलेगा इस AC तल से तो वो अभिलंब से दूर हटेगा। तो मान लिया कि ये निर्गत प्रकाश हमारा कौन सा है, जो अभिलंब के साथ कैसा कोण बना रही है, E कोण बना रही है। एक चीज और देखिए, वो ये है कि जो हमारा ये प्रकाश किरण था बैंगनी, आप जो रेज देख रहे हैं, यानी PQ जो थी, अगर ये प्रिज्म ना होता, ये प्रिज्म अगर जो है ये ना होता तो ये PQ प्रकाश किरण ये सीधे इसको ऐसे जाना चाहिए था। PQ प्रकाश किरण को बिल्कुल ऐसे सीध में जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि प्रिज्म पड़ गया तो वो मुड़ गई। अब मुड़ गई तो मतलब उसका क्या हो गया, विचलन हो गया। अब हमको पता करना है कि एग्जैक्ट उसका विचलन कितना हुआ। तो कितना विचलन हुआ ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, जिधर वो जा रही थी, वो इस डायरेक्शन में जा रही थी और इधर ना जाके वो किधर मुड़ गई, इस डायरेक्शन में मुड़ गई। तो इस प्रकाश किरण को हम आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकाश किरण को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, और जहां पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे इस बिंदु को हम बिंदु D मान लेंगे, और यहाँ पर जो कोण बनेगा उस कोण को हम मान लेंगे डेल्टा। क्या मान लेंगे, डेल्टा। और ये डेल्टा ही कहलाएगा विचलन कोण, यानी इतना ही उसका विचलन हुआ है। लेकिन विचलन कितना हुआ है ये हम निकालेंगे कैसे, तो वो जानने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये वाला जो कोण है ये x है और ये वाला जो कोण है ये y है। अब हमारे सामने चैलेंज है x और y को निकालने का। तो देखिए यहाँ तक तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पोर्शन मिटाने के बाद फिर क्या होगा, हम देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। तो ये हमने साफ क्यों किया है, जगह तो यहाँ भी थी लेकिन उधर थोड़ा सा डार्क स्पॉट है इधर, इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए अगर हम इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ कर लें तो हम जानते हैं कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो अब इसमें अगर देखें तो एक ये और एक प्रकाश किरण ये दोनों प्रकाश किरणें हमको दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है ये है I, ये वाला जो एंगल है ये कौन सा है I, और इधर जो एंगल है, इधर एंगल कितने बन रहे हैं, उतने में ही दो एंगल बन रहे हैं। वो कौन सा, एक है x और दूसरा है R1। यहाँ पर देखिए क्या है, एक x है और दूसरा क्या है, R1 है। ये चीज़ सिर्फ समझाने के पर्पज से है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर थे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब x प्लस R1 बराबर होगा I के, हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इस चीज़ को हमें लाइटली नहीं लेना है, ये चीज़ जेन्युइन है, ये चीज़ हमको करनी भी है। तो इस हिसाब से x प्लस R1 बराबर क्या हो गया I, तो x बराबर क्या हो जाएगा I माइनस R1। x बराबर क्या हो गया I माइनस R1। इसको आप एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन में देखें तो जब हम दूसरी डायरेक्शन में देखेंगे तो हम इधर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सिचुएशन इस तरीके की है ऐसे, और ये वाला E है और इधर ये और ये तीन लाइनें हैं। तो यहाँ पर मान लिया कि ये एंगल Y है और ये एंगल R2 है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, इस केस में हम देखते हैं कि जो
y प्लस R2 है, ये किसके बराबर है? E के, या y बराबर किसके बराबर है? E माइनस R2 के। ये हो गया। अब हमको यहाँ पर y और x की वैल्यू मिल गई, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि जो डेल है, डेल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखिए ये डेल वृहत कोण है, और ये वृहत कोण जो होता है वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है जो सामने होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। अब इसी को हम क्या करेंगे? इसमें रख देंगे। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू एक्स कितना है हमारा? एक्स हमने निकाला है आई माइनस R1, और प्लस y कितना है? y निकाला है हमने e माइनस R2, या डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? i प्लस e माइनस R1 माइनस R2, इस तरीके से हो जाएगा। या डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? i प्लस e माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2, ये हो गया। ये चीज़ आप समझिएगा, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, जिसको हमने क्या मान लिया? समीकरण 4। देखिए समीकरण 3 यहाँ था, उसके बाद हमने इधर हल किया समीकरण 4। अब जो कुछ बचता है वो सब कुछ हम इधर ले आएंगे। तो जैसे ही हम इधर लाएंगे तो इधर क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना प्रिज्म अत्यंत पतला है। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? माना प्रिज्म अत्यंत पतला है। देखिए जब प्रिज्म अत्यंत पतला होगा तब क्या होगा? I बराबर होगा E के, तथा R1 बराबर R2 बराबर R के, यानी R1 बराबर होगा R2 के। तो हम मान लेंगे कि वो दोनों किसके बराबर होंगे? R के बराबर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन में हो जाएगा ये जो समीकरण 4 है, जब प्रिज्म अत्यंत पतला होगा तो डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल m के, या डेल्टा मिनिमम के, ठीक है ना। तो अब हम डेल्टा की जगह पर क्या रखने वाले हैं? हर जगह डेल m। तो डेल m बराबर क्या हो जाएगा? I प्लस ई, क्या हो जाएगा? I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया? डेल m इज इक्वल टू आई कितना है? I प्लस ई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ I बराबर E, तो हम E की जगह क्या रख देंगे? E की जगह भी रख देंगे I, क्योंकि I और E आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया? I प्लस I माइनस R1 प्लस R2, क्या रख दिया? R1 प्लस R2। तो यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2 जो लिखना है, तो R1 बराबर R2 बराबर R के है, तो R1 की जगह भी R रख देंगे और R2 की जगह भी R रख देंगे। तो डेल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2i माइनस 2r, क्या रख दिया हमने? 2i माइनस 2r। तो यहाँ पर डेल m बराबर, या डेल m प्लस 2r, ये बराबर के उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2i, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब प्रिज्म अत्यंत ही पतला है, हमने यहाँ पर जगह क्यों छोड़ी थी? वो इसीलिए छोड़ी थी, जब प्रिज्म अत्यंत ही पतला है तो R1 बराबर R2 बराबर R के होगा। तो इसका मतलब कोण A बराबर किसके हो जाएगा? R प्लस R के। तो इसका मतलब कोण A बराबर किसके हो जाएगा? 2R के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब A बराबर 2R हो गया तो इसका मतलब जहाँ पर 2R है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? A रख सकते हैं। तो जहाँ पर 2R है वहाँ पर हम क्या रख देंगे? A रख देंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डेल m प्लस 2R की जगह क्या रख देंगे? A बराबर 2I, या I बराबर क्या हो जाएगा? डेल m प्लस A अपॉन 2। ये हमने क्या निकाल लिया? I निकाल लिया। यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया? I निकाल लिया। देखिए I हमने निकाल लिया है, R भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से R बराबर जब निकालेंगे तो देखिए 2R बराबर कितना है? A है, तो R बराबर कितना हो जाएगा? A अपॉन 2 हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा? A अपॉन
2 हो जाएगा। देखिए R बराबर हमको मिल गया, I बराबर भी हमको मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे लगा देंगे स्नेल का नियम। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि I बराबर क्या निकाला हमने, डेल m प्लस a अपॉन 2 और R बराबर क्या निकाला है, a अपॉन 2। अब लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो n इज इक्वल टू साइन I कितना है, I जब हम देखेंगे तो ये I की वैल्यू है, I बराबर क्या हो जाएगा, डेल m प्लस a अपॉन 2, ये हो गया साइन I अपॉन साइन R, साइन R कितना है, a अपॉन 2, R कितना है, a अपॉन 2, जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा। तो देखिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हमको क्या मिला, n इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। एक्चुअल में प्रूव नहीं करना था, ये हमको डिराइव करना था। तो इस क्वेश्चन को क्या कर दिया हमने, ड्राइव कर दिया। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन था प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। इस तरीके के और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी बता रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए। और बोर्ड परीक्षा की बहुत जमकर तैयारी कीजिए। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी कर दिए।